आज लेक्चर नंबर 14 है। अच्छा जी, हमने कल जो है वो वेव फंक्शन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसकी शायद मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, ठीक है, उसको डिस्कस करना शुरू किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ठीक है, अच्छा, केड़े मैडम? सुभान अल्लाह, तो दस देते सही ना फिर। हाँ, चलो ठीक है, मैं फिर छट्टे च आके उन्होंने अंगेज कर लाँगा मैं। हाँ, नहीं वो मैं फिर टुर जाऊँगा ना छट्टे च, मैं हूँ पंजवां लैना पे आवा ना, तो मैं फिर छट्टे च उत्थे टुर जाऊँगा। मैडम ने मैनू दसिया ही नहीं है। हाँ, मैं हूँ 5th लै रहा वा इन्हों का, मैं इन्हों का 5th लैके तो फिर मैं उन्होंने को छट्टे च उन्होंने को पहुँच जाएगा। तुम बच्चों को दस दो अंदर के वो मैं आ जाऊँगा पेपर लैन वास्ते। ठीक है ना? हाँ जी सर, ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमने पढ़नी शुरू की थी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, इसमें मैंने कल आपको बताया था ये वाला रिलेशन, साई का मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यानी कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेव फंक्शन है साई ए प्लस आयोटा बी और साई ए माइनस आयोटा बी, ये दो फंक्शंस हैं और मैं इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहता हूँ। तो पी जो होता है ये होता है एक्चुअली साई स्टार। हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में उसका रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी। ये जो साई स्टार होता है ना, इसका मतलब होता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस टर्म के अंदर आयोटा आ रहा हो, जब आप उसका स्टार लेते हैं तो वो आयोटा माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब मैं इसका साई स्टार जो है वो लूँगा तो मेरे पास जो है यानी कि साई स्टार। अब ये वाली टर्म जो है बेसिकली ये किसकी है? ये साई स्टार की है, क्योंकि मैंने साई का लिया तो ये माइनस आ गया। तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साई स्टार आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 अंडर रूट, तो वो 1 के बराबर आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। तो वो उसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। आयोटा बराबर होता है -1 के अंडर रूट के, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी जो है वो आप देखें कि ये रियल निकली है और नॉन नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी हमेशा रियल होती है और नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव, और ये नॉन नेगेटिव जो है वो
होती है। ठीक हो गई जी बात। अब आप अगर इसी प्रोबेबिलिटी को मैं यूँ लिखूँ कि इसको 3D के अंदर ले जाऊँ, यानी कि P ऑफ R कामा T, R पोजीशन वेक्टर है जो 3D के अंदर है, ठीक है, और साई का मॉड स्क्वायर dx, इसके साथ लेंथ की एक इंक्रीमेंट जो है वो ले लो, और इस पूरे रीजन की इंट्रॉपी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहता हूँ तो आप देखें कि ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर P, इसकी वैल्यू रखूँ तो साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू P ऑफ R कामा T dx, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब अगर ये तो मैंने अभी जब इसका इंटीग्रल लिया है तो सिर्फ x के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन वेक्टर मैंने अंदर पोजीशन लिया हुआ है जो कि 3D में है। तो अगर मैं इसको सिर्फ x में नहीं करना चाहता, इसको मैं तीनों में करना चाहता हूँ, यानी कि x, y और z के अंदर करना चाहता हूँ, तो अगर इसको मैं तीनों x, y और z के अंदर करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर का वॉल्यूम पे इंटीग्रल लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो x, y, z की प्रोडक्ट होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास dv जो है वो dx, dy, dz के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका लूँ डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, तो ये देखें, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू P ऑफ R कामा T dv, और इसको लिख सकता हूँ कि साई dx, dy, dz P ऑफ R कामा T dx, dy, dz। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रल ले लें बेशक, तो इंटीग्रल लेंगे तो साई का मॉड स्क्वायर dv, अब पूरे वॉल्यूम के ऊपर आ गया ना, तो साथ में P ऑफ R T dv ये आ जाएगा। अब इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रल में आ गया ना, तो आपका जो रीजन है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं फिर इसकी लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ले लेता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक के रीजन में है। उस माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के अंदर किसी भी रीजन के अंदर पार्टिकल पाया जाता है। अब पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पूरे एंटायर रीजन में वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज़ीरो होगी तो फिर तो आप उसको प्रोबेबिलिटी रही नहीं, वो तो फिर लोकेट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा यूनिटी के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो फिर इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं है, फिर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है देन यू आर वर्किंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है इस पार्टिकल के पाए जाने की, यानी कि साई का मॉड स्क्वायर dv माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट दैट इज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, 1 के बराबर।
ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करके लिख लूँ तो आई कैन राइट इट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पी ऑफ आर कामा टी डी वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई का मॉड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। आज तीनों के ऊपर मैंने इंटीग्रल ले लिया, डी एक्स के ऊपर भी ले लिया, डी वाई के ऊपर भी ले लिया और डी जेड के लिए भी ले लिया। अब अगर ये इंटीग्रल जो है ये ज़ीरो तो देन इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस रीजन में, और अगर ये इंटीग्रल जो है वो इन्फिनिट हो जाए तो इसका मतलब है कि पार्टिकल उस रीजन के अंदर किसी भी जगह एग्जिस्ट कर सकता है। हमने इसीलिए माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट जो है वो लिया कि पार्टिकल जो है वो माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक किसी भी जगह में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो हमने लिखी है अभी ये वाली, ठीक है, ये एक्चुअली है तो बराबर 1 की है, यूनिटी की है। तो यूनिटी के बराबर होने का मतलब ये होता है कि ये आपका जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है। हमेशा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो अगर उसकी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो तो फिर तो वो वेव फंक्शन होगा ही नहीं ठीक है ना, फिर तो वो आई मैक्रो रीजन के अंदर गया, फिर तो वो वेव फंक्शन होगा ही नहीं। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है यानी कि नॉर्मलाइज्ड है तो फिर वेव फंक्शन भी नॉर्मलाइज्ड है। तो P1 का मतलब ये है कि वेव फंक्शन जो है वो क्या है, वो नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, P1 means that the wave function is normalized, कि वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी हमेशा एक ही वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर टाइम में, और जो साई वेव फंक्शन होता है ये कंटिन्यूस होता है। और अगर इसको इन्फिनिटी पे ले जाएं, यानी कि आप किसी इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये 0 के बराबर होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो हम चीज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इन्फिनिटी के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो साई जो है should be continuous and it is equal to 0 at infinity, और इन्फिनिटी के ऊपर ये 0 होता है। अब आ जाए जी आगे जो है, अब आपको कुछ समझ आ गई इस बात की कि व्हाट इज़ वेव फंक्शन एंड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इस बात की भी समझ आ गई कि वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसका ज़िक्र सिर्फ जो है वो किस में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका कहीं पर कोई ज़िक्र नहीं होगा, ना ही वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अटेंडेंस लगा, जो पिछले भी दिनों किया वो भी लगा लें। ठीक है जी, अब मैं ज़रा इससे मुंह हेड करूँगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग, क्योंकि जो मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट है उसमें आप जब तक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को ना पढ़ें तो हम उस मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली ही पहला साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि
जो पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, उनके साथ एक वेव अटैच्ड होती है। वेव हमारे साथ भी अटैच्ड होती है। जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं इनके साथ भी वेव अटैच होती है। आप अगर अपनी सेकंड ईयर की बुक में 9th चैप्टर की एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली वेवलेंथ निकाली हुई है और एक बुलेट की डी ब्रागली वेवलेंथ निकाली हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ वहाँ पे निकलती है उसके अंदर वो निकलती है 10⁻⁻7 और जो बुलेट की वेवलेंथ है वो निकलती है 10⁻⁻37। ठीक है जी, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻30। ये नंबर मेरा गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत शायद, ये आप देख लेना उसको किताब के अंदर, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है। बहरहाल उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। अब 10⁻⁻37 कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? यानी कि उस बुलेट के साथ भी एक डी ब्रागली वेवलेंथ निकल रही है, लेकिन वो 10⁻⁻37 तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही है। तो मैक्रो पार्टिकल्स के साथ भी मैटर वेव्स अटैच्ड होती हैं, लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक होगी जी बात। तो अब हम देखते हैं डी ब्रागली हाइपोथेसिस के डी ब्रागली ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया और फिर उसको किस तरह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और फिर उस पर नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, जिस तरह आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, कॉम्पटन को मिला था कॉम्पटन इफेक्ट पे, इसी तरह डी ब्रागली और फिर आगे डेविसन एंड जर्मर 2 साइंटिस्ट थे और फिर एक जीपी थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने इस वाले हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। तो इन चारों को क्या है, वो क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, क्योंकि ये उस वक्त एक रेवोल्यूशन थी। Now our next topic is de Broglie hypothesis and its testing. And its testing. तो 1924 में डी ब्रागली ने ये सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो शो करती हैं पार्टिकल नेचर, और उसने ये कहा कि ये पॉसिबल है कि पार्टिकल विल आल्सो शो वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसने कहा कि अगर रेडिएशन पार्टिकल को शो कर सकती है तो फिर पार्टिकल भी वेव प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। तो कब ये उसने कहा? इन 1924 डी ब्रागली suggested that particles also show वेव नेचर। उसने कहा कि पार्टिकल्स जो हैं वो भी वेव नेचर जो है वो शो करते हैं। तो उसने कहा कि डी ब्रागली ने कहा कि हर जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड होती है। यानी कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उस पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ लैम्डा जो है वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो उसने इसी अजम्पशन पे ये कहा कि अगर हम एनर्जी लिखें फोटॉन की, ठीक है, तो फोटॉन की एनर्जी होती है E=hf। ये मैं कह देता हूँ इक्वेशन बनवाना, ये आप पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक हमारे पास रिलेशन होता है C=f लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। यहाँ से f निकाल लूँ तो ये C/लैम्डा आ जाएगा। ये वैल्यू उठाकर इधर f की जगह पुट कर दूँ तो E मेरे पास hc/लैम्डा के बराबर आ जाएगा।
ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आप अगर देखें कि एक इक्वेशन आपने मैकेनिक्स में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैकेनिक्स 2 किस में होती है, किस टर्म में, सेकंड टर्म में होती है, उसमें आपने रिलेटिविटी का चैप्टर पढ़ा होगा। उस रिलेटिविटी के चैप्टर में आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है, वो जो आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है रिलेटिविस्टिक एनर्जी की, वो होती है E = mc², जिसमें m मास है मूविंग पार्टिकल का, रेस्ट मास हो तो फिर m0 होता है। ये m मास है किसका, मूविंग पार्टिकल का, क्योंकि हम यहाँ पर मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 2 और 3 को, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 जो है उसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा mc² = hc/λ। यहाँ से c एक दफ़ा इससे कट गया तो mc/λ। अब आपको एक रिलेशन का पता है कि मोमेंटम जो है वो mv के बराबर होता है। तो v वेलोसिटी है, तो यहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब है कि p mc के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि p जो है वो h/λ के बराबर है। ठीक है जी। तो ये फार्मूला जो है इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये फार्मूला जो है ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहलाता है। अब P मोमेंटम है, P इज द मोमेंटम, H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की। तो आप देखें कि इसके अंदर वो दोनों चीज़ें इस फार्मूले में आ रही, वेवलेंथ भी आ रही है और मोमेंटम भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि P जो है वो mv के बराबर है, ठीक है, तो mv = h/λ, ठीक है, और लैम्डा = h/mv, ठीक है। लैम्डा जो है वो h/mv के बराबर। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर मोमेंटम अगर पार्टिकल का हो तो पार्टिकल की शॉर्टर वेवलेंथ होगी। ये मोमेंटम ही है ना mv, इसको जितना ज़्यादा करते जाओ पार्टिकल की वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। मोमेंटम कब ज़्यादा होगा, जब मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं इसको यूं डिस्कस करूं कि मैं इसमें अभी फ़िलहाल वेलोसिटी को निकाल देता हूं, मैं वेलोसिटी को इसमें अंदर से स्किप कर देता हूं, मैं कहता हूं कि लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सिर्फ ये कहता हूं। अब मास जितना इंक्रीज करते जाओगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि हमारे साथ जो वेवलेंथ है वो क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाती, हमारा मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। ये कितना कम है। तो इसके लिए तो इजीली आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिटेक्ट हो जाती है।
लेकिन जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए डी ब्रागली वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं होती। ये इस रिलेशन से हमें क्लियर कट पता चलता। ठीक है जी, ये इस फार्मूले से ये सारी चीज़ जो है वो बाहर निकल के आ रही है। वो ये बता रहा है ये फार्मूला क्या कि आप मैक्रो लेवल के ऊपर इसको डिटेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। प्लांक जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है जो करेक्ट करता है वेव और पार्टिकल नेचर को। प्लांक कांस्टेंट का काम क्या होता है, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल भी पढ़ाया था आपको, उसमें भी ये बात बताई थी कि बेसिकली वेव और पार्टिकल जो होती हैं यानी कि माइक्रो और मैक्रो लेवल को कौन सी चीज़ कनेक्ट करती है, प्लांक कांस्टेंट। तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल में यही पढ़ा था कि जब लार्ज क्वांटम नंबर्स हो जाएं तो फिर उसमें आपके पास वो क्वांटम जो है वो क्लासिकल जो है वो क्वांटम के अंदर या क्वांटम क्लासिकल के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। यही हमने कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। तो मैक्रो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इसी रिलेशन की वजह से फिर शो नहीं करते वेव बिहेवियर, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है। ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल के अंदर आपने पढ़ा है कि फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट्स द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल। तो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बड़ी स्मॉल होती है, लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए प्लांक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो लार्ज होती है। ठीक हो गई जी बात। तो अब जो है ये मैंने आज आपको डी ब्रागली हाइपोथेसिस जो है वो बता दी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फिर जो है हम इंशाल्लाह ताला जो है वो स्टडी करेंगे कि इसकी टेस्टिंग किस तरह हुई थी। अब कल से आपको पता है कि कॉलेज का टाइम भी जो है वो चेंज हो जाएगा, 8:30 हो जाएगा, तो फिर 40 मिनट की क्लास होगी, फिर ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकेगी।